ए पर्सन लिव्स आउटसाइड इंडिया, बट जो वो अपने इनकम कमाता है वो कमाता है इंडिया से। तो क्या उस इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स चार्ज किया जाएगा? The answer is depend on the residential status. Then welcome to you all guys, the second session of the income tax made simple series, जिसके अंदर आज हम समझने वाले हैं रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। हमने स्टार्ट करी थी यूजीसी नेट पेपर 2 की 10 यूनिट के 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक को 10 मिनट में समझने की एक प्यारी सी सीरीज। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में है। मैंने अपना यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है इन द बोथ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। चलते हैं सीधा आज के अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है रेसिडेंशियल स्टेटस। दो टर्म यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। द फर्स्ट टर्म इज रेसिडेंशियल, मतलब कि रेसिडेंट, एंड द सेकेंड टर्म इज सिटीजनशिप। मैं सबसे पहले इनमें डिफरेंस आपको क्लियर करती हूँ। अगर मैं बात करती हूँ रेसिडेंट की, अगर मैं बात करती हूँ रेसिडेंट की, तो कोई भी पर्सन रेसिडेंट बनता है उसके फिजिकल स्टे से, कि इज द पर्सन इज फिजिकली अवेलेबल इन पर्टिकुलर कंट्री और नॉट। वहीं पे जब मैं बात करती हूँ सिटीजनशिप की, तो सिटीजनशिप वी कैन से इट डिपेंड ऑन द बर्थ, कि आपने जन्म कहाँ पे लिया, आप नागरिक कहाँ के हो। आपने जन्म लिया है इंडिया के अंदर, आप 2 साल के लिए रहने गए हो अमेरिका में, तो अमेरिका में वहां पे आप उस कंट्री में रेसिडेंट तो बनोगे 2 साल के लिए, बट सिटीजन फिर भी इंडिया के ही रहोगे। समझ में आया? सेम चीज वाइस वर्सा, इंडिया के अंदर कोई जापान से आके फिजिकली 2 3 4 8 10 साल तक रहता है, तो वो इंडिया का रेसिडेंट तो बन जाएगा 5 साल तक, जितने साल भी इवन वो रहा है, वो कंडीशन हम देखेंगे आगे, बट वो सिटीजन फिर भी जापान का ही रहेगा। समझ में आया ये छोटा सा पॉइंट? तो रेसिडेंशियल स्टेटस इज द स्टेटस ऑफ एन एसएससी that determine on the basis of his or her stay in India during the relevant previous year, कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर वो फिजिकली इंडिया में प्रेजेंट था या नहीं था, वो बताता आपका रेसिडेंशियल स्टेटस। क्लियर? इसी को थोड़ा सा और आगे समझते हैं। देखो, ए पर्सन मे बी एन इंडियन सिटीजन, देयर मे बी चांसेस कि एक पर्सन इंडियन सिटीजन है बट वो नॉन रेसिडेंट है। अब मैं हूं, मैं कनिष्का हूं, मैंने इंडिया में जन्म लिया है, मैं 3 साल के लिए अमेरिका में गई हूं, तो मैं अमेरिका में गई हूं, तो मैं उस 3 साल के लिए इंडिया का नॉन रेसिडेंट बन जाऊंगी। मैं उन 3 साल के लिए इंडिया का नॉन रेसिडेंट बन जाऊंगी, बट सिटीजन फिर भी रहूंगी। समझ में आया ये वाला पॉइंट? लास्ट क्लास में हमने 7 टाइप ऑफ पर्सन देखे थे। लास्ट क्लास में हमने ये 7 टाइप ऑफ पर्सन देखे थे, जी बिल्कुल देखे थे। इन 7 टाइप ऑफ पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन किया जाता है, आज की क्लास में हम वो समझने वाले हैं। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं विद द इंडिविजुअल से। सबसे मुश्किल बच्चों को यही लगता है, थोड़ा सा लेंथी भी यही है, बाकी सारा बहुत छोटा सा है। रेसिडेंशियल स्टेटस किसका? एक इंडिविजुअल पर्सन का। देखो, एक आपको दिखा देती हूँ, ये प्यारी सी छोटी सी स्लाइड है। ये कंप्लीट स्लाइड है जिसके ऊपर सारी चीजें मैंने आपको दिखाई हैं। इसी से पढ़ाती हूँ, देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल या तो रेसिडेंट होगा या वो नॉन रेसिडेंट होगा। अगर उसको हमें रेसिडेंट बनाना है, तो रेसिडेंट बनाने के लिए उसके कुछ फॉलोइंग कंडीशन है जो कि फुलफिल करनी पड़ेगी। कौन कौन सी कंडीशन है? सबसे पहली कंडीशन है, इंडिया के अंदर वो 182 डेज प्रेजेंट होना चाहिए। कितने डेज? 182 डे इंडिया के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी, वेल एंड गुड, वो रेसिडेंट बन जाएगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो एक दूसरी कंडीशन भी है। दूसरी कंडीशन क्या है?
कि वो इंडिया के अंदर लास्ट ईयर के अंदर 60 डे प्रेजेंट हो और उससे पिछले 4 सालों में वो 365 डे प्रेजेंट हो। क्या बताया? दो कंडीशन है यहाँ पे। दो कंडीशन कौन कौन सी है रेसिडेंट बनने की? सबसे पहली है 182 डे प्रेजेंट होना चाहिए इंडिया में। फुलफिल होगी, वेल एंड गुड। नहीं हुई, या तो 60 डे प्रेजेंट हो इंडिया में प्लस पिछले 4 साल के अंदर, पिछले 4 साल में 365 डे या उससे ज्यादा प्रेजेंट हो इंडिया में। अब या तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए या फिर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो बन जाएगा हमारा रेसिडेंट। समझ में आया? कुछ एजम्पशंस है वो ध्यान से देखते हुए चलना। कुछ ये कंडीशन है 4 से 5 आपकी जिसके ऊपर 60 डे वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती। वो कौन कौन है? अगर कोई पर्सन इंडियन ओरिजिन का है और वो एक क्रू मेंबर है, एम्प्लॉयमेंट है, वो एज ए क्रू मेंबर है, तो क्रू मेंबर का तो काम ही ये होता है फ्लाइट्स में इस कंट्री से उस कंट्री, तो उसके ऊपर 60 डे वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। क्रू मेंबर के ऊपर 60 डे वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती। नेक्स्ट है सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंडिया छोड़ के गया है एम्प्लॉयमेंट के लिए। एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर वो इंडिया छोड़ के गया है तो भी उसके ऊपर ये 60 डे वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि उससे पहले तो वो पिछले सालों में तो इंडिया में ही था ना, तो 365 डे तो उसके बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो वो तो बेचारा कहेगा मैं तो बाहर पैसे कमा रहा हूँ, वहां पे वो मेरे से टैक्स मांग रहे हैं, यहाँ पे तुम टैक्स मांग रहे हो, मैं दूंगा। तो ये वाली कंडीशन भी एप्लीकेबल इस पर्सन पे भी एप्लीकेबल नहीं होगी 60 डे वाली कंडीशन। नेक्स्ट है कोई इंडिया ओरिजिन विजिट करने आया है, इंडिया को घूमने फिरने आया है दोबारा से, उस पे भी एप्लीकेबल नहीं होगी। इंडिविजुअल कोई आया है बिजनेस या प्रोफेशन के लिए, एप्लीकेबल नहीं होगी। टूरिस्ट वीजा, अगर कोई घूमने फिरने आ रहा है एज ए टूरिस्ट वो आ रहा है तो भी ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। ये पॉइंट आपको छोटे छोटे ध्यान रखने हैं। क्लियर हुआ? अब हमने देखा मैम रेसिडेंट तो समझ में आ गया, बट ये यहाँ पे ROR या ये NOR ये क्या है? ये क्या है? अगर कोई पर्सन रेसिडेंट बन गया दोनों में से किसी भी एक कंडीशन से, तो हमें नेक्स्ट देखना है कि वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा या वो रेसिडेंट मेरा नॉट ए ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा। अब ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कंडीशन क्या है वो समझो। जब मैं बात करती हूँ यहाँ पे ऑर्डिनरी रेसिडेंट की, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए आपकी ये दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या कि वो पर्सन जो है वो पिछले 10 साल में से किसी भी 2 साल के अंदर रेसिडेंट होना चाहिए। कोई भी रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब बनेगा? पिछले 10 साल में से किसी भी 2 साल अगर वो रेसिडेंट है, प्लस दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एंड है यहाँ पे ध्यान देना, प्लस दूसरी कंडीशन ये कि पिछले 7 साल के अंदर वो इंडिया के अंदर 730 दिन 730 डे या उससे ज्यादा रहा है। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हो जाती हैं तो वो पर्सन आपका ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। अगर इसमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो वो आपका नॉट ए ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहेगा। समझ में आया? रेसिडेंशियल स्टेटस समझ में आया किस तरीके से है? देखो, कोई भी इंडिविजुअल जो है वो या तो रेसिडेंट होगा या वो नॉन रेसिडेंट होगा। रेसिडेंट के लिए दो कंडीशन, या तो 182 डेज वाली या फिर 60 डे प्लस 4 ईयर के अंदर 365 डे। अगर वो रेसिडेंट बन गया तो फिर कंडीशन आती है ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा या नॉट ए ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा। ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए फिर से दो कंडीशन, पिछले 10 साल में किसी भी 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए, प्लस प्लस पिछले 7 साल के अंदर 730 डे या उससे ज्यादा इंडिया में होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो एक पर्सन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। अदरवाइज वो आपका सॉरी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी बन जाएगा, अदरवाइज वो आपका नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा। क्लियर हो गया?
क्या ये वाली चीज अब आप सबको क्लियर है? आगे देखो, स्कोप ऑफ इनकम का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अगर कोई रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा ग्लोबल इनकम पे। ग्लोबल इनकम का मतलब क्या? अगर कोई इनकम उसने इंडिया से अर्न की है उस पे भी टैक्स देना पड़ेगा, और अगर कोई इनकम उसने फॉरेन से अर्न की है तो भी इंडिया के अंदर उसको टैक्स देना पड़ेगा। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट का टैक्स ग्लोबल इनकम पे लगता है। अब देखो नॉन रेसिडेंट, पहले सिंपल सिंपल कर लेते हैं ना। नॉन रेसिडेंट का टैक्स आपका सिर्फ जब अराइज होगा जब आपकी इनकम इंडिया से रिसीव हुई है। इनकम इज रिसीव्ड फ्रॉम इंडिया या डीम्ड टू बी रिसीव फ्रॉम इंडिया, तो उस केस में नॉन रेसिडेंट को टैक्स देना पड़ेगा, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट को टैक्स नहीं देना होता। अगर कोई इनकम इंडिया से रिसीव हुई है आपको, आप फॉरेन में हो, आपको इंडिया से इनकम रिसीव हुई है, इंडिया से आपने इंडिया का काम करके दिया है, इंडिया की किसी कंपनी का काम आपने करके दिया और आपको इनकम इंडिया की कंपनी दे रही है, तो आपको वहां पे टैक्स देना पड़ेगा। अब देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ध्यान से समझना प्लीज। रेसिडेंट नॉट ए ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में क्या होगा? देखो जो रेसिडेंट ही नहीं था, हमने इंडिया से कमाई हुई इनकम पे उससे टैक्स मांग लिया, तो फिर भी रेसिडेंट है, तुझे तो देना ही देना पड़ेगा। अरे जो रेसिडेंट नहीं था हमने तो उससे टैक्स मांग लिया, तो जो इनकम इंडिया के अंदर रिसीव हुई है उस पर तो तुझे हर हाल में टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आया? प्लस साथ में कोई इनकम एक्रू या अराइज या डीम्ड टू बी एक्रू या अराइज हुई है इंडिया से, उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। और अगर कोई बिजनेस इंडिया से कंट्रोल है, अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है और उस बिजनेस से तुम इनकम कमा रहे हो, तो भी तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। क्या इसकी एक शॉर्ट ट्रिक लिखवाऊं? एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ स्कोप ऑफ इनकम की। सिर्फ एक चीज याद रखो, या तो इनकम का कनेक्शन इंडिया से हो, या तो इनकम का कनेक्शन इंडिया से हो, या फिर पर्सन का कनेक्शन इंडिया से हो। अगर इसमें से कोई भी एक चीज अराइज हुई तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आया? तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि कौन से सेक्शन के अंदर क्या बताया गया है। ये आपको डायरेक्टली याद रखने, इसमें समझाने का एज सच कुछ नहीं है, ये एज इट इज आप याद करोगे। साथ में ये कुछ की पॉइंट टू रिमेंबर है, ये भी आपको एज इट इज याद रखनी है। क्लियर? आगे चले, देखो अब चलते हैं आगे। ये तो हमने देखा एक पर्सन का, हमारे पास एक पर्सन थोड़ी है, हमारे पास तो मैडम 7 टाइप ऑफ पर्सन है, तो ये तो हमने एक पर्सन का देखा। ये स्लाइड का ना यू तुम स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत हेल्पफुल रहेगी तुम्हारे लिए। अब देखो बाकी सारों का, सबसे मुश्किल जो वाला पार्ट था वो सारा हमने कर दिया, बाकी ये वाला इजी है। कितने टाइप ऑफ पर्सन थे मैम? 7 में से इंडिविजुअल कंप्लीट हो गया, यस मैम। बचे हुए 5 ये एंड एक ये एओपी बीओआई। समझना अब इसको भी, अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊं तो इसका ये एक जनरल रूल है, सिर्फ ये समझ लो, हो जाएगा, चल जाएगा काम। क्या है जनरल रूल? जनरल रूल आपको यहाँ पे ये बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन रेसिडेंट जब बनेगा, जब ये 3 चीज फॉलोइंग होगी। देखो एक चीज और याद रखना, इंडिविजुअल के केस में तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उसके बाद सॉरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट था। रेसिडेंट में भी फर्दर बाइफर्केशन थी, बट बाकी किसी में भी नहीं है। बाकी सारे टाइप्स ऑफ पर्सन में या तो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, दैट्स इट।
वो भी किस बेसिस पे, या तो वो इनकॉर्पोरेट इंडिया में हुए हैं या नहीं, या फिर वो फॉर्म इंडिया के अंदर हुए हैं या नहीं, या फिर उनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया के अंदर है या नहीं। सिर्फ इसी के बेसिस पे आप डिसाइड कर लोगे कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये रेसिडेंट है या नहीं है। ना इसकी नेशनैलिटी ना सिटीजनशिप कुछ रेलिवेंसी नहीं रखती रेसिडेंटशिप के स्टेटस को चेक करने के लिए। रेलेवेंसी क्या रखती है कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या है, फॉर्म कहां हुआ है, यानी कि इनकॉर्पोरेट कहां हुआ है। क्लियर? देखो अब इसको, देखो यहां पे है आपके HUF, AOP, HUF फॉर्म, कंपनी, AOP, BOI, AJP, सभी के अंदर एक चीज कॉमन नजर आ रही है। वो क्या है? प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि ये सारे आपके पर्सन बनेंगे, ये सारे आपके पर्सन बनेंगे कब? जब इनका कंट्रोल इंडिया से होगा, यानी कि इनका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है, कि उसकी जो मैनेजमेंट है, कंट्रोलिंग है, अगर वो इंडिया से है तो रेसिडेंट बन जाएंगे, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। एओपी में भी कुछ ज्यादा सा केस नहीं है, एओपी का भी सेम ही केस आपको दे रखा है, एओपी और लोकल अथॉरिटी का कुछ अलग केस नहीं है, देख लो यहीं पे। एओपी और बीओआई और लोकल अथॉरिटी, एओपी के अंदर रेसिडेंट प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वाला ही है। लोकल अथॉरिटी में क्या है? लोकल अथॉरिटी के अंदर आपको सेम वही चीज दे रखी है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वाला। समरी पढ़ो, समरी के अंदर ही सारी चीजें हैं, क्योंकि ये मुश्किल नहीं है। रेसिडेंशियल स्टेटस डिपेंड करता है इनकॉर्पोरेशन, फॉर्मेशन, पोयम या कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पे, बिल्कुल सही बात है। इंडिविजुअल जब रेसिडेंट स्टेटस की बात करती हूँ तो उसमें 3 स्टेटस निकलते हैं, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी या नॉन रेसिडेंट का। बाकी सभी के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट का होती है, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी का कंसेप्ट नहीं आता। कंपनी के केस में प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आता है और बाकी सब में प्लेस ऑफ मैनेजमेंट आता है, क्योंकि कंपनी मल्टीनेशनल भी होती है। की मैनेजरियल अगर इंडिया के अंदर है, इफेक्टिव मैनेजमेंट और मैनेजमेंट में छोटा सा फर्क समझा देती हूँ। इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब है कि की मैनेजरियल कॉमर्शियल डिसीजन जो है वो इंडिया से लिए जा रही हैं। छोटे मोटे डिसीजन इंडिया ले रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रेसिडेंट नहीं बनेंगी। बट अगर की मैनेजरियल डिसीजन इंडिया से लिए जा रहा है तो फिर वो रेसिडेंट बन जाएगी। समझ में आया? ये था आपका आज का पूरा कंसेप्ट जो हमने कवर किया है। उम्मीद करती हूँ देखो चीजें तो आप लोगों को जरूर समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, वो बता देती हूँ, ये वाला। आज की क्लास के क्वेश्चन में नहीं लेके आई हूँ क्योंकि मुझे था कि ये टॉपिक थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, इसलिए आज के क्लास के क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। फिर भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल मुझे बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी ओनली। ये मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था, अगर आपने आंसर दिया था देन वेल एंड गुड, नहीं दिया था तो बेटा कोशिश करनी पड़ेगी, अपने आप चीजें नहीं होती हैं। आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। ए वेरी वेरी बिग थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।